करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक ऐसा है, जनरली 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आ जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, हर चीज मैं सिखा दूंगा, बस आपको रोज का रोज अच्छे से पढ़ना है। हर टॉपिक अपने आप में अलग होता है, किसी टॉपिक का किसी से कोई लेना देना नहीं होता। जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो मैं हर छोटी से छोटी चीज आपको बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। जैसे टॉपिक का नाम है धारा विद्युत की, तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? करंट, धारा से। ठीक है, बचपन से पढ़ा है, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? बस 10-15 मिनट इधर ध्यान दो। मैंने कहा बचपन से पढ़ा है, आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, सबको पता है। टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने धारा विद्युत की, और आई क्या होता है? क्यू बाई टी। क्लियर? और मैंने आपसे कहा Q बराबर क्या होता है? एन ई। क्या बराबर होता है? एन ई। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? एन ई अपॉन टी। क्या हो गया? एन ई अपॉन टी। और एन अपॉन टी क्या हो गया? मैंने कहा तार में प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित, बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, बोलो, मैंने कहा नंबर, नंबर, ठीक है, number of flow of electron per second, पर मैंने कहा सेकेंड इन वायर। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट पढ़ रहे हैं और करंट के अंदर I इज इक्वल टू, बोलो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो हर बच्चे को पता होता है। मैंने इसी से क्या निकाला? बोलो, ये चीज निकाली कि I इज इक्वल टू क्या हो गया? एन अपॉन टी ई। क्लियर? और E क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्लियर? और इस टॉपिक के अंदर ज्यादातर एग्जामिनर पहला क्वेश्चन जो बना लेता है वो यहीं से बना लेता है। क्लियर? जो मैं करा रहा हूं, कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन समझना, यदि किसी तार में प्रति सेकंड, बोलो, प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, 100 है, तो तार में, बोलो, प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा होगी। क्लियर? क्या क्वेश्चन आपको पूछा? इफ नंबर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन वायर। क्लियर? बोलो, आपसे मैं कहूं 100, और आपको पूछा है फाइंड आउट, बोलो, वैल्यू, ठीक है, ऑफ करंट, ठीक है, इन वायर। ओके, पक्का ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन हमने देखा तो हमें पता होना चाहिए पूछा क्या है? करंट पूछा है। तो आप मुझे बताओ, पहले तो दे क्या रखा है? गिवन क्या है? एन अपॉन टी दिया है। एन दिया कि एन अपॉन टी दिया? एन अपॉन टी दिया। कितना दिया? बोलो, 100। और आपको आई पूछा है। बताओ, यहां पर जो बात मैंने आपको बताई है, बताओ वो काम आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, करना क्या है? आपको 100 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 1/10 की पावर माइनस 19, और आपका ये, बोलो, आंसर आ गया, बोलो, 160 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप मेरी बात समझे? बोलो, और क्या हो जाएगा? एम्पियर। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया? मतलब इस चैप्टर में, हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको ये वाली सोच क्यों डेवलप कराई? क्योंकि Q और T देके आई नहीं पूछेगा, वो तो छोटा बच्चा ही जानता है। बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये तो जो, बोलो, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि अगर किसी बच्चे को चार्ज दिया जाए कूलाम में और टाइम दिया जाए तो करंट तो कोई भी निकाल सकता है। उसकी जगह वो आपको क्या देता है? बोलो, मैंने कहा पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तार में फ्लो कर रहे हैं उनका नंबर देगा। 100 दे, 50 दे, 200 दे, 500 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन कर लेंगे। क्योंकि जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दिए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ई से, और ई की वैल्यू क्या होती है?
फिक्स होती है, जो आपको कभी दी नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो आप सब जानते हो ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वेराइटी है, ऐसा क्वेश्चन कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। 100 की जगह 200 दे, बोलो वैल्यू बदल सकती है, पैटर्न यही रहेगा। बात समझ में आए? ओके। अब मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं करंट, तो मैंने कहा धारा की इकाई। क्लियर। यूनिट, यूनिट ऑफ आई। क्लियर। तो मैंने कहा जब हम बोल रहे हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यूनिट ऑफ आई क्या हो जाएगा, क्यू का क्या होता है कूलाम, क्यू का क्या होता है कूलाम, समय का क्या होता है सेकंड, कूलाम पर सेकंड है। और एम्पियर एक साइंटिस्ट हुआ है, उसको सम्मान देने के लिए धारा की इकाई क्या बनाई गई, एम्पियर बनाई गई। क्लियर। हालांकि एम्पियर ने काम मैग्नेटिक फील्ड में किया था, किस में किया था, मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि उसको रेस्पेक्ट किस में दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात समझ में आए? बोलो क्या बोल रहा हूं, बोलो। मैंने कहा कि बोलो एम्पियर जो साइंटिस्ट है, एम्पियर के लॉ के एप्लीकेशन सारे किस में स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक में करते हैं। सम्मान यहां पर दिया है। तो ऐसे ही जो गाउस है, उसने काम क्या कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको रेस्पेक्ट दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसकी सीजीएस इकाई होती है गाउस, एम केस होती है टेस्ला, और एक टेस्ला बराबर 4 गाउस होता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आए? तो हिसाब बराबर हो गया, कोई टेंशन नहीं। हिसाब बराबर कैसे हुआ, समझ में आया? बोलो। एक जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया, उसको रेस्पेक्ट कहां दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। एक जिसने मैग्नेटिक फील्ड में काम किया, रेस्पेक्ट कहां दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हिसाब बराबर। ओके, इधर आ जाओ। अभी मैंने आपको ऐसी बात क्यों डिस्कस की, क्योंकि एम्पियर हमने यहां पर लिखा, और एम्पियर बोलो साइंटिस्ट है भगवान है, साइंटिस्ट है, जिसने किस में काम किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर। अच्छा, यहां पर बात समझ में आई। मैंने कहा धारा की विमा। क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो डायमेंशन ऑफ आई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ओके, क्यू की क्या होती है ए टी, और इसकी क्या होती है टी, टी से टी कटा, आई की क्या हो जाएगी ए। बोलो आपसे मैं करो या क्या लिख सकता हूं, m0 l0 t0 और a1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में? ये तो मैंने खाली धारा को इंट्रोड्यूस किया कि करंट क्या होता है q बाई टी, और उसका मतलब है एन ई अपॉन टी, एक ही बात है। क्यू दे टी दे तो मैं करंट निकाल सकता हूं, और मुझे खाली प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाह किए हैं उसका नंबर दे दे तो भी मैं करंट निकाल सकता हूं। लेकिन जो मैंने सेकंड बोला है, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्यू और टी दे तो कोई भी कर सकता है, वो तो सब जानते हैं। बात समझ में आए? बोलो। ओके, तो आप इतना नोट करोगे, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ई की वैल्यू कभी नहीं दी जाएगी, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके आवेश का मैग्नीट्यूड
परिमाण 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ई क्या है बोलो, समझ गए बोलो, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है, का परिमाण। क्लियर। मैंने कहा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्या होता है बोलो, आपका ई होता है। क्लियर। ई क्या है बोलो, समझ में आया बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, वो आपको कभी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर देंगे पर सेकंड। क्लियर। इतने तार में फ्लो कर रहे हैं, बताओ तार में करंट कितनी है। तो आपको क्या करना, समझ में आया बोलो। ओके। और बहुत सी बार इस टॉपिक में जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, इसी का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। इसलिए मैंने सबसे पहले वही कराया। हो गया ये नोट बोलो। ओके। एक क्वेश्चन समझ में आया बोलो। डाटा बदल सकते हैं, आपको ऐसे ही पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और आपको करंट पूछी जाएगी। तो क्या करना, समझ में आया बोलो। ये जो मैंने लिखा, ये और ये सेम ही है बोलो। सेम कैसे, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, N। बात समझ में आए बोलो। ओके। किया ये नोट बोलो। ओके। ओके। बात मेरी समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। किया ये नोट बोलो। ओके। अब मैंने आपसे कहा कि ओम का नियम, क्या लिखा मैंने बोलो, ओम का नियम, ठीक है। ओम्स लॉ, क्या लिखा मैंने बोलो, ओम्स लॉ। बचपन से हमने पढ़ा है, वापस 10 मिनट इधर ध्यान दो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसको हटाते तो क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू RI या V इज इक्वल टू
आई आर। क्लियर? बोलो यहां मैंने कहा V क्या है, I क्या है, R क्या है। V तो क्या है, तार के मैंने कहा सिरों पर विभव पतन, ठीक है, विभव पतन। मैंने कहा पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप एट एंड्स, आपसे मैं करूं ऑफ वायर। क्लियर? आई क्या है, तार में बोलो प्रवाहित धारा। क्लियर? बोलो तार में प्रवाहित धारा, ठीक है। करंट मैंने कहा फ्लो, आपसे मैं करूं इन वायर। क्लियर? और आर क्या है, बोलो प्रतिरोध। क्लियर? आर कौन है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस दुनिया में आर को कौन लाया, ओम लाया। कौन लाया, बोलो ओम लाया, इसलिए आर की यूनिट ओम ही होगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है हमें कभी कहा जाए ओम्स लॉ क्या है, तो V इजिकल टू आई आर। V इजिकल टू आई आर में पूरे टॉपिक में कहीं भी यूज करूं तो वो क्या है, ओम्स लॉ है। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? और इसमें V क्या है, बोलो पोटेंशियल, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। तो हमारे लिए नई चीज जो दुनिया में लेके आया वो ओम्स लाया, वो कौन है, बोलो रेजिस्टेंस। क्लियर? प्रतिरोध। तो इसकी पूरी दुनिया को हमें जानना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो किसी में तार में धारा के प्रवाह में बाधा, बैरियर इन फ्लो ऑफ करंट इन वायर। बोलो प्रतिरोध क्या है, बचपन से हमें क्या बताया गया कि कोई भी धारा प्रवाहित होती है उसमें खुशियां के बाधा। बोलो किसी तार में धारा बह रही है उसमें प्रतिरोध क्या काम करता है, बैरियर का काम करता है, बाधा का काम करता है। तो मैंने कहा किसी तार में बोलो प्रवाहित, प्रवाहित धारा, ठीक है, में बाधा, ठीक है, को क्या कहते हैं अपन, बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? मैंने कहा आपको बैरियर या आपसे मैं कहूं रेजिस्टेंस, बैरियर ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मैंने कहा करंट, बोलो मैंने कहा करंट, ठीक है, इन वायर। बताओ वही क्या होता है, बोलो वही क्या होता है। ठीक है, इधर ध्यान देना। मैंने कहा प्रतिरोध क्या है, बोलो किसी तार में प्रवाहित धारा में क्या है, बोलो बाधा है। क्लियर? बैरियर ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन वायर। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि बोलो V इजिकल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो R क्या होगा, बोलो फिर R क्या होगा, V अपॉन आई होगा। होगा बोलो, ये ध्यान देना इधर। अब मैंने कहा अगर मैं चाहता हूं यूनिट ऑफ R, प्रतिरोध की इकाई, तो मैंने कहा एक तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलो वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसको देखते हुए क्या कर सकता हूं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। अच्छा, उसके अलावा चूंकि ओम ने ही इसको दुनिया में लाया है तो ओम को रेस्पेक्ट दिया और ओम किसकी यूनिट बनाई, बोलो आर की यूनिट बनाई। और रियल में ओम ही यूज करते हैं हम, कहीं पर भी हम यूज करेंगे पूरे चैप्टर में 40 एम 30 ओम, ओम ही करते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा यहां पर डायमेंशन ऑफ आर। क्लियर?
यानी आर की विमा। ओके, आर की विमा क्या होती है? अगेन क्या करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर, हमें तो ये पता है। बोलो आपसे मैं कहूँ आर के निकालने, तो आर इज इक्वल टू क्या करेंगे? V अपॉन आई। किसी की भी डायमेंशन निकालते हैं तो उसको तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि वो वर्क या फोर्स में फॉर्मूला नहीं बदल जाए। मैंने कहा आई को तो क्या तोड़ू, ये टूटेगा नहीं। V मुझे पता है क्या होता है? W अपॉन क्यू। क्लियर? तो बताओ V की जगह क्या लिखूंगा? W अपॉन क्यू और आपका I हो जाएगा। W की मैं जानता हूं M1 L2 T माइनस टू। बोलो Q की क्या होती है? AT। I का क्या होता है? A। हो जाएगा। बोलो बात समझ में है? M1 L बोलो 2, T ऊपर जाएगा -3, A ऊपर जाएगा -2। कभी भी निकाल के टिक कर सकते हो चार ऑप्शन में। मैंने कैसे निकाला समझ में आया? बोलो क्लियर? अच्छा, फिर मैं क्या बता रहा हूं? मैंने कहा आर की निर्भरताएं सबसे इंपॉर्टेंट। बोलो ज्यादा क्वेश्चन यही से बनता है। मतलब आर की निर्भरताएं मतलब आर डिपेंड ऑन। क्लियर? क्या लिखा मैंने? आर की निर्भरताएं। नंबर 1 पहला मैंने कहा तार की लंबाई। क्लियर? तार की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ वायर। क्लियर? तार की लंबाई। क्या बता रहा हूं आपको कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इससे मुझे क्या पता चलता है? जितना तार लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? जितना तार लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब L ज्यादा तो R ज्यादा। क्लियर? L कम तो R कम। एक बताया तो दूसरा अपना अंडरस्टूड है। अच्छा, दूसरा किस पे निर्भर करता है? तार के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर? मैंने कहा यहां पर सरफेस सरफेस एरिया। बोलो सरफेस, मैंने कहा एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ वायर। क्लियर? बोलो आपसे मैं करूं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बोला, इसका मतलब हुआ जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? हमें राज की बात समझ में आती है कि खेतों में जब लंबी लंबी लाइनें ले जानी पड़ती है तो हमारा पतला तार काम नहीं आता है, वहां पर मोटी केबल ले जानी पड़ती है, क्योंकि ये खेत में वहां ले जानी लाइट। पहले बताओ लंबाई तो बढ़नी है। बोलो तो अगर मैं मोटा तार लूंगा तो बताओ लंबाई बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा। वापस मैंने मोटा तार ले लिया, केबल ले ली, रेजिस्टेंस घट गया। और बोलो समझे? बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको पहले बताओ ये बढ़ने पर ये घटता है और ये बढ़ने पर ये बढ़ता है। क्लियर? अच्छा, तीसरा मैंने कहा तार के पदार्थ। ठीक है, पर मैंने कहा आपको नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ वायर, कि भाई मैं तार किसका लेता हूं, कॉपर का लेता हूं कि बोलो किसका लेता हूं, उस पे भी फर्क पड़ता है। क्लियर? ये तीन फैक्टर मैंने आपको बताया है कि प्रतिरोध निर्भर करता है। क्लियर? अच्छा, इन तीनों को अगर हम देखें तो इसका मतलब हुआ फिर तो हम ये कर सकते थे। बोलो क्या? मैंने कहा कि अगर ये इसके और इसके इनवर्स इसके डायरेक्टली है तो मैं क्या कह सकता हूं? अतः आर एल अपॉन ए। बोलो बात समझ में कि लेंथ के तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको हटाऊंगा तो फिर कांस्टेंट लगाऊंगा, और मैंने जो लगाया है वो किया है रो, और यहाँ पर ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? बोलो विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? बोलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? और इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। क्लियर? रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी। बोलो आपको यहां तक बात समझ में आए? अभी तो मैं आपको खाली आर का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, आर के बारे में थोड़ी बता रहा हूं। बोलो क्वेश्चन सेक्शन भी लेंगे कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और जब आर पूरा अच्छे से जान जाएंगे फिर पिक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। किसको डिटेल से पढ़ेंगे? रजिस्टिविटी। मतलब इस चैप्टर में हमारे 1-2 दिन तो बेसिक ही चलेगा, एक एक चीजों को बताऊंगा। आर क्या है, रो क्या है। बोलो जब हम बेसिक चीजें सीख जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आए? बोलो पहले आपको इतनी कहानी समझ में आए? बोलो ओके।
आपको यहां से नोट करना है। क्या है ये नोट बोलो, ठीक है। ओके, क्या है ये नोट बोलो। ओके, आई बात समझ में बोलो, ठीक है। क्या है ये नोट बोलो। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आर की यूनिट, डायमेंशन किस पे डिपेंड करता है, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन सेक्शन लेने वाला हूँ कि एक्चुअली एग्जाम में क्या आएगा, बात समझ रहे हो ना। ये तो हम बोलो जब छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्या आएगा वो हमें मेन सीखना है, ठीक है।
ओके, इतना नोट किया आपने, बोलो। इतना किया नोट, बोलो। ठीक है। एक बार इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब जो मैंने अभी पढ़ाया उससे एग्जाम में क्या आता है, मेन वो चीज। एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, बोलो। ये जो मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिरोध निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है, बोलो। प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला, तार की लंबाई पर। क्लियर। दूसरा, तार मतलब एल, ठीक है। दूसरा, तार के अनुप्रस्थ, बोलो, काट क्षेत्रफल पर ए। तीसरा, बोलो, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा, ओल। मुझे नहीं लगता इस दिक्कत कोई किसी को आएगी। आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं जब आपको कल प्रतिरोधकता पढ़ाऊंगा तब भी कराऊंगा, तब आंसर ओल नहीं होगा। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे माइंड में रेजिस्टेंस भी होता है, हमारे माइंड में रजिस्टिविटी भी होता है, प्रतिरोध भी होता है और प्रतिरोधकता भी होता है। जब प्रतिरोध का क्वेश्चन आता है तो ओल होगा, और प्रतिरोधकता कल पढ़ाऊंगा तो तार के पदार्थ की प्रकृति पर, क्योंकि रजिस्टिविटी एल और ए पे डिपेंड नहीं करती है। ये क्वेश्चन क्यों आता समझ में आया, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता पूछा किसका है। रेजिस्टेंस का पूछा है कि रजिस्टिविटी का पूछा है। अभी रेजिस्टेंस पढ़ रहे, रेजिस्टेंस का करा रहा हूं, जब रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो रजिस्टिविटी का कराऊंगा। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 2, आपको कहा जाए यदि तार की लंबाई, ठीक है, ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, को को इंक्रीज, समझ जाओगे, बोलो। इसका मतलब क्या है, बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज, बोलो, किया जाए, ठीक है। तो बोलो, तो तार का रजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, डैश 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 ए, बोलो, घटता है, बोलो, घटता है मतलब डिक्रीज, बोलो, डिक्रीज, ठीक है। दूसरा, बढ़ता है, बोलो, क्या है, बढ़ता है मतलब इंक्रीज। और बोलो, अपरिवर्तित, नो चेंज। क्लियर, नो चेंज। और बोलो, मैंने कहा नन ऑफ दीज, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, बोलो। बोलो, क्या होगा, बढ़ता है। दो क्वेश्चन समझ में आए। अब जब मैं तीसरा कराऊंगा वो मेन है, ये तो इजी है, आप कर सकते हो। पहले दो नोट करोगे, दो क्वेश्चन नोट करो।
किया ये नोट बोलो, ये तो एकदम सिंपल। अब आपसे मैं कह रहा हूं गलती क्या होती है, ये तो समझ में आ गया, क्लियर। ये जो मैंने पढ़ाया सब समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, उसको समझना, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया बोलो। आपको मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी तार की लंबाई, ठीक है, को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिरोध प्रतिरोध होगा, ठीक है। बोलो तार की लंबाई को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, तो प्रतिरोध होगा पहला ऑप्शन, बोलो 4 गुना, दूसरा ऑप्शन 2 गुना, तीसरा ऑप्शन आधा गुना, चौथा ऑप्शन अपरिवर्तित। क्लियर। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको। मैंने सेम क्वेश्चन अभी आपको कराया कि तार की लेंथ को मैं अगर इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस होगा, आपने कहा बढ़ेगा। मैंने क्वेश्चन फिर चेंज किया, मैंने कहा इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज 2 टाइम्स देन रेजिस्टेंस विल बी, क्या होगा, क्लियर। और ऑप्शन दिया 4 टाइम्स इंक्रीज, 4 गुना मतलब बढ़ा कि घटा, बढ़ा ही है ना, बोलो 2 गुना, आधा गुना, अपरिवर्तित। क्लियर। आप बताओ क्या आंसर होगा बोलो, नो चेंज, ठीक है। क्या होगा बोलो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा हमारे दिमाग में रहता है R बराबर रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, बोलो बताया ना। मैंने कहा एल इंक्रीज करते तो आर इंक्रीज होता है, अगर मैं एल को बोलो 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो आर कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। चलो ऑडियंस पढ़ लेते हैं, ए वाला कोई, बी वाला, बोलो सी वाला। मोस्ट ऑफ ने हाथ किस में खड़ा किया, 2 गुना में, जबकि आंसर क्या है 4 गुना। बस यही मेन समझना अपने को, बाकी तो मैंने कहा जो बताया वो तो सिंपल चीजें थी, वो तो कोई भी कर सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अंतर है। बोलो थ्योरेटिकल में एल इंक्रीज किया, आर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो यहां भी हो रहा है, बट कितना करने पर कितना होगा वो कैसे करेंगे उसको समझना। अब मैंने कहा 4 गुना कैसे आया समझना, बोलो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मुझे एक बात समझ में आ रही है कि चलो रो तो कांस्टेंट है, बोलो रो तो क्या है, कांस्टेंट है। बोलो आपसे मेरे को अगर मैंने एल 2 गुना किया है तो मैं कैसे करता हूं जब तक मुझे ये नहीं पता चले कि उस खींचने पर 2 गुना लंबाई करने पर ए में क्या चेंज आएगा। इसका मतलब हुआ सपोजेड ये आर था, अब आर नया डैश निकालना है तो एल डैश अपॉन ए डैश। ओके, मुझे क्या दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, एल डैश कितना दे रखा है 2l। बोलो लेंथ को 2 गुना किया, मैं तब तक सोल्व नहीं कर सकता जब तक मैं ए डैश को पता नहीं लगा लो। ए डैश कैसे पता लगाऊंगा, मैंने कहा कुछ भी कर लू, तार को चाहे कितना भी बोलो 2 गुना 3 गुना कर दूं, बोलो छोटा कर दूं, मुझे पता है कि बोलो जो तार का आयतन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो क्या होता है ए इंटू एल, ए डैश इंटू एल डैश। सीधी सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं मैं किसी को लंबा करूं तो वो पतला भी होगा, मैं किसी को पतला करूं तो लंबा भी होगा। इसका मतलब हुआ कि बोलो एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई जिसको वॉल्यूम कहते हैं वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर। और आयतन क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई, एरिया इंटू लंबाई। अच्छा, मैंने कहा ए डैश मुझे पता लगाना है, एल डैश कितना था बोलो 2l किया, एल से एल कट हुआ, ए डैश क्या आया a/2 आ गया मेरे पास ए डैश, मेरे पास एल डैश ऑलरेडी दे रखा है। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, आर डैश पता लगा सकता हूं। मुझे क्या पता लगाना है, आर डैश पता लगाना है। बताओ आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। बताओ ये रो, एल की जगह क्या लिखूं 2l, ए की जगह ए डैश की जगह क्या लिखूं a/2, 2 ऊपर चला जाएगा, बोलो क्या आएगा 4 रो एल अपॉन ए। तो आपको मैं कहूं रो एल अपॉन तो आ रही है बोलो, तो अब बताओ कितना गुना हुआ, 4 गुना। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर लंबाई आधी करे, लंबी दुगाई करे, एरिया आधा करे, दुगुना को, जब तक एल डैश ए डैश दोनों ही पता लगा लेते हो
तब तक 8 डेज का डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं ये दो ऑप्शन बिना सोल्व किए काट सकता था। कैसे? मुझे ये तो पक्का पता है कि अगर लेंथ बढ़ाया है तो आर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट नहीं सकता। मतलब ए परिवर्तित भी नहीं रहेगा और आधा भी नहीं होगा। बोलो बात समझ में? हाँ, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, वो मैं निकालूंगा, नेट ही डायरेक्ट करूंगा। ये फॉर्मूला धोखा देने वाला है। बोलो धोखा देने वाला समझ में आया? बोलो कि अगर इसको 2 गुना, ये 2 गुना अगर मैंने कर दिया तो मेरा गलत हो जाएगा। पहले बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आया? ये आया समझ में? एक मैं दूंगा, आपको करना है, ठीक है? पहले नोट करोगे। अभी आप एक क्वेश्चन ऐसा करोगे तो अपने आप आपको मेरी बात समझ में आएगी। आई बात समझ में? बोलो एकदम सिंपल। क्या पता चला? जब तक मुझे एक चीज दे, एल डेज दे या ए डेज दे, जब तक मैं दूसरा नहीं पता लगा लूंगा, मैं आर डेज कभी डायरेक्ट टिक नहीं करूंगा। अदरवाइज क्या होगा? गलत हो जाएगा। बात समझ रहे ना? बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, दो में करोगे? जब खुद करोगे तो ही तो पता चलेगा ना। मैंने तरीका बताया आपको, बोलो ओके। अब आपसे मैं दे रहा हूं, हटा दूं मैं? बोलो ये पहले बताओ, समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4, यदि ओके किसी तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, ठीक है, अब होगा। ठीक है, मैंने कहा इफ सरफेस एरिया ऑफ वायर is increased 4 times, ठीक है, find out then, मैंने कहा चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 1/4 गुना, दूसरा है 1/8 गुना, ओके, तीसरा है 1/16 गुना।
ठीक है, चौथा है नन ऑफ दीज, ओके, इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ, बोलो। जो मैंने सिखाया है उसको फॉलो करो, अपने आप काम होगा। बोलो क्लियर। डायरेक्ट करने वाले तो गलती कर देंगे। बोलो, पहला ऑप्शन ही वही मिलेगा। क्लियर। इस बार ए डेज दे रखा है, पहले एल डेज पता लगाओ, फिर आर डेज पता लगाओ। और एल डेज पता लगाने के लिए क्या पता होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किस किस का हो गया है? ए किसी का, बी किसी का, ए किसी का, वेरी गुड, बी किसी का, सी, डी। इधर ध्यान दो, बहुत आसान, इधर ध्यान दो। पहले बताओ आर डैश बराबर रो एल डैश अपॉन ए डैश। एकदम सिंपल तरीका बताया मैंने। बोलो मुझे क्या दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है? ए डैश कितना कर दिया पहले से? 4 गुना। तो जब तक एल डैश नहीं पता लगाऊंगा तब तक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा एल डैश कैसे पता लगाऊंगा? v बराबर v डैश। v क्या है? a इंटू एल। ये क्या है? a डैश इंटू एल डैश। ओके ओके, ये कितना किया? 4 है। एल डैश, बोलो a से a कट हो गया। बोलो एल डैश क्या आया? l बाई 4 आया। बोलो मेरे पास a डैश आ चुका है, मेरे पास एल डैश आ चुका है। आर डैश लाने से कोई रोक नहीं सकता। आर डैश बराबर रो एल डैश अपॉन एल, रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो एल डैश कितना आया? एल बाई 4। ए डैश कितना आया? 4a। बोलो कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन 16a। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं या 1/16 गुना एक ही बात है ना। और समझे समझे, आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या रामबाण पता चला? जब भी थ्योरेटिकल पूछे, लेंथ इंक्रीज की आर इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज की आर डिक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज किया आर इंक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज किया आर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल दे, लेंथ डबल की, लेंथ 4 गुना की, लेंथ आधी की, एरिया दुगुना किया, एरिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो पहला ऑप्शन ही आपको वही मिलेगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया? बोलो आपको एक चीज दी जाए, बोलो यहां पर बोला एरिया कितना गुना किया? एरिया कितना गुना किया? 4 गुना लिख दिया। अब बताओ मैं पहले कर लूंगा कि पहले एल डैश पता लगाऊंगा? एल डैश पता लगाऊंगा। एल डैश पता लगाने के लिए क्या बताया? कुछ भी कर लू, आयतन क्या रहेगा? नियत रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लंबाई। तो v का मतलब पहले का है, पहले का एंड। v डैश का मतलब बाद का एरिया, बाद की लेंथ। मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को क्या दे रखा? ए डैश बराबर क्या? 4 है। यहां रख दिया, ए से कट गया, एल डैश क्या आ गया? एल बाई 4। बस इसको और इसको यहां रखा, बाकी तो सोल्व कर लिया। पहले बताओ तरीका समझ में आया? वो जो बोले वो अपन कर सकते हैं। पहले बताओ आज जो मैं पढ़ाया, मैं क्या सिखाना चाह रहा था, ये मेन चीज है। बाकी तो मैंने कहा इजीली आपको पता चल जाता है। आज क्या सिखाया मैंने आपको? बोलो प्रतिरोध सिखाया है। कल क्या सीखेंगे? प्रतिरोधकता। फिर उसके भी सेम क्वेश्चन करेंगे। बोलो बात समझ में आए? छोटी छोटी चीजें पहले हम सीख रहे हैं। आज क्या सीखा हमने? एक तो धारा क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, वो किस किस में डिपेंड करता है, और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्लियर? नोट करना।